भारतीय संविधान आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम सभी को राइट टू लाइफ गारंटी करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिधि को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी इंटरप्रेट कर दिया है, क्योंकि जीने के लिए आजीविका का होना बहुत ही जरूरी है। अगर मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा तो मैं किस प्रकार जीऊंगा। तो इसके लिए आर्टिकल 21 द राइट टू लाइवलीहुड भी गारंटी करता है। और एक फिल्म निर्माता, एक फिल्म निर्देशक इसी राइट टू लाइवलीहुड को एक्सरसाइज करते हुए एक फिल्म का निर्माण करता है, निर्देशन करता है, मिलकर फिल्म बनाते हैं। वो सिनेमा के प्रति पैशनेट भी हैं, सिनेमा मीडियम के प्रति उनकी आस्था है और साथ ही साथ सिनेमा उनकी आजीविका का साधन भी है। उसी से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि एक आदमी जब एक फिल्म बनाकर उसको प्रदर्शित करता है तो क्या दूसरे आदमी को इस बात का अधिकार है कि उससे उसका राइट टू लाइवलीहुड छीन ले। आज की तारीख में तकरीबन यही परिस्थिति पैदा हो चुकी है। जब फिल्म रिव्यू की परंपरा शुरू हुई तब वो पत्रकारिता के एक्सटेंशन के रूप में शुरू हुई और प्रमुख समाचार पत्र फिल्मों की समालोचना अपने कॉलम्स में देते थे और उस समय के जो समालोचक थे वो प्रतिष्ठित पत्रकार थे। आज के डिजिटल युग में जिस किसी की भी मन मर्जी होती है वो YouTube पर अपना चैनल खोल के बैठ जाता है और उसके ऊपर वो फिल्म की समालोचना या फिल्म रिव्यू करने लग जाता है। और चूंकि नेगेटिव बातें करने से ज्यादा व्यूज मिलते हैं, इसलिए ये जितने भी तथाकथित समालोचक हैं ये फिल्म की बुराइयां करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको प्रतिष्ठा भी मिलती है, व्यूज भी मिलते हैं और उनकी इनकम भी होती है। उनकी ये इनकम हजारों में होती होगी, लेकिन उस इनकम के लिए ये जिस दूसरे भारतीय की इनकम का सत्यानाश कर रहे हैं वो कर रहे हैं करोड़ों रुपए की। सवाल ये पैदा होता है कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कानून की ऐसी कौन सी धारा है जो किसी भी व्यक्ति को ये राइट प्रदान करती है। एक आदमी अपने आप को ये मॉरल अथॉरिटी एज्यूम कर लेता है एक इमाम की तरह, एक मौलाना की तरह, कि मुझे जिस तरह मौलाना और इमाम कहता है कि मुझे इस्लाम की जानकारी है, उसी प्रकार एक रिव्यूअर कहता है कि मुझे सिनेमा की जानकारी है और ये मेरी जानकारी के हिसाब से ये मेरा फतवा है। तो किस तरीके से वो फतवा जारी करता है इस पर किसी ने आज तक अन्वेषण नहीं किया। आप फिल्म रिव्यूज को देखेंगे, सुनेंगे तो आप पाएंगे रिव्यूअर्स यहीं पर नहीं रुकते, वो अपना रिव्यू करते करते दर्शकों को कहते हैं कि आप अगर ये फिल्म देखने गए तो आप अपने पैसे और समय की बर्बादी करेंगे। ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। ऐसा कौन सा कानून है जो आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी भी प्रोफेशनल के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करो। ये जो हमारा रिव्यूअर है ये जरूर किसी डॉक्टर के पास भी जाता होगा और डॉक्टर के पास जितने भी मरीज आते हैं वो सारे के सारे तो ठीक नहीं हो जाते, कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते।
सपोज ये हमारा रिव्यूअर उन लोगों में से है जो लोग उस डॉक्टर द्वारा ठीक नहीं हुए, तो क्या ये डॉक्टर के बाहर धरना देके उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा कि इस डॉक्टर के पास जाना अपनी जान से खेलने के बराबर है? और अगर वो ऐसा करेगा तो क्या वो डॉक्टर उसे ऐसा करने की अनुमति देगा? अगर ऐसा ही काम उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है या वकील करता है, वकील उसका केस लड़ता है और केस हार जाता है, तो क्या वो वकील के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा यूट्यूब पे कि ये वकील नालायक है, इसके पास मत जाओ, ये तुम्हारे केस को डुबा देगा? और अगर वो करेगा ऐसा, तो क्या वो वकील उसके ऊपर केस नहीं ठोकेगा? तो इसी प्रकार का कृत्य बॉलीवुड के साथ चल रहा है। याद पड़ता है ये परंपरा बाबूराव पटेल, जो फिल्म इंडिया नाम की एक पत्रिका निकालते थे, जो शायद भारत की पहली फिल्मी पत्रिका थी। उन्होंने फिल्म के रिव्यूज लिखने की परंपरा भारत में शुरू की और उसके बाद में जितने भी समाचार पत्र हैं उन्होंने इस परंपरा को अडॉप्ट किया और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, हिंदू, जितने भी बड़े बड़े समाचार पत्र हैं इनमें फिल्म की समीक्षाएं प्रकाशित होने लगी। लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से ये मॉरल अथॉरिटी एज्यूम कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, किस प्रकार अपना जीवन जिएंगे, इसी में आती है कौन सी फिल्म देखेंगे। तो ये मॉरल अथॉरिटी एक व्यक्ति को जो ये दावे के साथ कह रहा है कि ये फिल्म बकवास है और इस फिल्म को देखकर आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, वो व्यक्ति ये कहने की मॉरल अथॉरिटी कहां से डिराइव कर रहा है? वो कहेगा कि भाई मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्रिटिसाइज करना मेरा अधिकार है। क्रिटिसिज्म हम जितना ज्यादा एक चुनाव में देखते हैं उतना हम कहीं नहीं देख सकते। एक चुनाव के अंदर पक्ष विपक्ष जो आपस में चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ इतनी नेगेटिव बातें बोलते हैं, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी, इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन वो सब भी जब चुनाव शुरू हो जाता है तो वो बंद कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार जब फिल्म रिलीज होती है तो एक चुनाव शुरू हो जाता है। वो एक प्रकार का मतदान केंद्र है जहां पर जाकर जो हमारा दर्शक है वो वोट डाल रहा है। तो जब वो उसका टिकट खरीदता है तो वो अपनी जेब से पैसे भी खर्चता है और वो अपना उस फिल्म के पक्ष में या जिस विचारधारा को, जिस सांस्कृतिक पक्ष को वो फिल्म प्रस्तुत कर रही है उसके पक्ष में वो अपना वोट भी डालता है। तो इस प्रकार हम इस दर्शक को किस नैतिक अधिकार से उसको हम मिसगाइड कर सकते हैं? हम अपना ओपिनियन उसके ऊपर एक वैज्ञानिक सत्य के रूप में कैसे थोप सकते हैं? ये एक बहुत ही लंबी डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट है। हाल ही में मिशन इम्पॉसिबल प्रकरण के अंदर ये बात एक बार फिर से प्रकट हुई। हमारे जो भी टॉप के फिल्म रिव्यूअर हैं उनसे लेकर निचले स्तर तक के जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो सब हॉलीवुड के सामने नतमस्तक हो गए, तारीफों के पुल बांध डाले और वो फिल्म दर्शकों ने एक सिरे से नकार दी। इससे सिद्ध होता है कि इन रिव्यूअर्स की जानकारी, इन रिव्यूअर्स का ज्ञान
कितना गहरा है ये इसी बात से प्रकट हो गया। वो एक मामूली इंसान है, हम सब की तरह, जिनके अपने पूर्वाग्रह हैं, उनके मन में अपने भय हैं, उनके मन में गोरों का डर है, वो स्वीकार नहीं रहे, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और उसके तहत वो रिव्यूज दे रहे हैं जो उन्होंने दिए। और अभी जब बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होनी चालू हो जाएंगी तो यही कि ये रिव्यूअर्स जो हैं वो उन फिल्मों की धज्जियां उड़ाने लग जाएंगे, उनके परखच्चे उड़ाने लग जाएंगे।